तो बेटा हम इकोलॉजी में स्टडी कर रहे थे टेम्परेचर को। फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर को बेटा हम स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने बहुत कुछ स्टडी किया, लेकिन आज हमें टेम्परेचर के बारे में बेटा कुछ रूल्स को स्टडी करना है। ठीक है बेटा, सारा एनसीईआरटी पे दिया हुआ है लेकिन इधर उधर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको एक जगह पे बेटा जमा किया, एग्जाम्पल किया। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे टेम्परेचर के रिलेटेड बेटा कुछ रूल्स। लेकिन कल मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटा कि अगर बॉडी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा या कोई बॉडी हमारे पास होगी बेटा और उसका साइज बड़ा होगा, अगर बॉडी साइज बेटा ज्यादा होगा, बॉडी साइज बेटा लार्ज होगा, तो अगर उसका सरफेस टू वॉल्यूम का रेशो देखेंगे, सरफेस टू वॉल्यूम बेटा इसका रेशो देखेंगे, तो मैंने कहा था सरफेस जो है उसका एरिया बेटा कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा बेटा वो हमारे पास ज्यादा होगा। अब इसी के रिलेटेड बेटा हमारे पास कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या है बेटा? पहला रूल जो है दैट इज कॉल्ड एज बर्गमैन्स रूल। उसको बेटा हम बर्गमैन्स रूल का नाम देते हैं। फर्स्ट रूल इज बर्गमैन्स रूल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट यह है कि जो बर्गमैन्स रूल है ना बेटा, ये बेटा हम अप्लाई करते हैं फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इट इज अप्लाइड फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये बेटा हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अप्लाई करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू बर्गमैन्स रूल, बर्गमैन रूल बेटा क्या कहता है? बर्गमैन रूल कहता है कि जो कोल्डर एरियाज होते हैं, कोल्डर एरियाज होते हैं, बर्गमैन्स रूल कहता है जो कोल्डर एरियाज होते हैं वहां पे जो एनिमल्स होते हैं बेटा, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी साइज बेटा लार्ज होता है। बॉडी साइज इज लार्ज, बॉडी साइज, उनका बॉडी साइज बेटा लार्ज होता है। तो अगर इनका बॉडी साइज बेटा लार्ज होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक बेटा क्या होगा? इनका सरफेस, इनका सरफेस टू वॉल्यूम का रेशो अगर हम निकालेंगे बेटा, तो इनका सरफेस एरिया बेटा कम होगा और वॉल्यूम जो बेटा होगा वो ज्यादा होगा। अगर सरफेस कम है वॉल्यूम ज्यादा है, बात को समझना, तो यहां पे बेटा हीट लॉस कम हो सकता है। हीट लॉस बेटा कम होगा, हीट लॉस बेटा क्या होगा? कम होगा। तो हम कहते हैं कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स कोल्डर एरियाज में रहते हैं उनका बॉडी साइज बेटा लार्ज होता है। बॉडी साइज लार्ज होने की वजह से सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो बेटा है, सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। उससे क्या होगा बेटा? बॉडी से हीट बेटा कम लॉस हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू बर्गमैन्स रूल द एनिमल्स इन द कोल्डर एरियाज हैव लार्ज बॉडी साइज एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स फाउंड इन देयर वार्मर एरियाज। जो बेटा एनिमल्स वार्मर एरियाज में पाए जाएंगे उनका बॉडी साइज बेटा स्मॉल होता है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल एंड इट इज कॉल्ड एज द बर्गमैन्स रूल। सेकंड रूल बेटा हमारे पास है, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। तो सेकंड रूल बेटा हम देखेंगे, सेकंड रूल को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल, दैट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। एलन्स रूल भी बेटा अगर हम देखेंगे इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू, ये भी बेटा अप्लाई होता है टू द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये भी बेटा वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए अप्लाई होता है। क्लियर? दूसरी बात, एलन्स रूल क्या कहता है? एलन्स रूल कहता है एनिमल्स, वो एनिमल्स बेटा यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कोल्डर एरियाज में होते हैं, कोल्डर एरियाज में होते हैं, कोल्डर एरियाज में होते हैं, उनके जो एक्सट्रीमिटीज होती है, एक्सट्रीमिटीज, उनके जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा उनका ईयर है, उनके लिम्बस है या उनके बेटा नोज है, उनका ईयर, उनका लिम्बस, उनके नोज, जितने भी एक्सट्रीमिटीज बेटा है वो क्या होते हैं बेटा? वो इन एनिमल्स में बेटा स्मॉल होते हैं एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स फाउंड इन वार्मर एरियाज, एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स फाउंड इन वार्मर एरियाज। तो ये हमारे पास बेटा एक सेकंड रूल बना जिसमें हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। और इस रूल में बेटा हम देख रहे हैं कि जो एनिमल्स कोल्डर एरियाज में होते हैं उन एनिमल्स में जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं
ईयर है, लिम्बस है या नोज है बेटा, वो स्मॉल होते हैं एज कंप्यूट वो एनिमल्स बेटा जो कहां पे रहते हैं, जो वार्मर एरियाज में रहते हैं। दिस इज द सेकंड रूल। अब थर्ड रूल बेटा हम इसका देखेंगे। जो थर्ड रूल हमारे पास है उसको बेटा हम नाम देते हैं रेंचन्स रूल। दैट इज कॉल्ड एज रेंचन्स रूल। सो थर्ड रूल हमारे पास है, इसको हम नाम देते हैं रेंचन्स रूल। इट इज कॉल्ड एज रेंचन्स रूल। पहला पॉइंट बेटा मैंने दो रूल्स बताए। बर्गमैन मैंने बताया इट इज रिलेटेड टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स, फिर मैंने बोला एलन्स रूल इट इज आल्सो रिलेटेड टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन जो रेंचन्स रूल है ना बेटा, इट इज रिलेटेड टू बर्ड्स, इट इज रिलेटेड टू, ये बेटा हम बर्ड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब ये क्या कहता है, ये कहता है बेटा वो बर्ड्स बेटा जो कोल्डर एरियाज में रहते हैं, कोल्डर एरियाज में रहते हैं बेटा, ठीक है, उनके जो विंग्स होते हैं बेटा, उनके विंग्स बेटा नैरो होते हैं, उनके विंग्स नैरो होते हैं एज कंपेयर टू बर्ड्स, एज कंपेयर टू बर्ड्स लिविंग इन, एज कंपेयर टू बर्ड्स लिविंग इन वार्मर एरियाज, जो बेटा वार्मर एरियाज में रहते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द रूल नंबर थर्ड। अगर कोई पूछेगा रेंचन्स रूल किसके रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द बर्ड्स। जो बर्ड्स बेटा कोल्डर एरियाज में होंगे उनके विंग्स नैरो होंगे एज कंपेयर टू द बर्ड्स फाउंड इन द वार्मर एरियाज। अब इसमें बेटा एक लास्ट रूल हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज जॉर्डन्स रूल। सो लास्ट रूल बेटा है फोर्थ वन, उसको बेटा हम नाम देते हैं जॉर्डन्स रूल, उसको बेटा हम जॉर्डन्स रूल का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पहले ये रूल किसको अप्लाई होता है। दिस रूल इज अप्लाइड टू, ये बेटा अप्लाई होता है टू द फिशेस, ये रूल बेटा फिशेस में अप्लाई होता है। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि वो फिशेस बेटा जो कोल्डर एरिया में रहते हैं, जो कोल्डर एरिया में रहते हैं बेटा, उनके पास नंबर ऑफ वर्टिब्रे बेटा ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिब्रे आर मोर एज कंप्यूट अगर इनको कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू फिशेस जो कहां पे पाई जाएंगी, इन वार्मर एरियाज, एज कंपेयर टू फिशेस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। यानी कि जो फिशेस कोल्डर एरिया में होंगे उनके पास वर्टिब्रे ज्यादा होंगे बेटा, लेकिन जो फिशेस वार्मर एरियाज में होंगे उनके पास वर्टिब्रे बेटा कम होंगे। सो दीज आर फोर रूल्स रिलेटेड टू द टेम्परेचर। एक बार फिर से मैं कहूंगा, पहला रूल हमने बेटा देखा बर्गमैनस रूल। बर्गमैनस रूल कहता है कि वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो बेटा कहां पे पाए जाएंगे, जो बेटा पाए जाएंगे इन द कोल्डर एरियाज, उनका बॉडी साइज बेटा ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, सरफेस टू वॉल्यूम जो होता है, सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम बेटा उनका ज्यादा होता है। लेकिन जो सरफेस एरिया कम होता है उसकी वजह से हीट लॉस जो है वो कम होता है। ठीक है बेटा, एज कंपेयर्ड टू द वार्म ब्लड एनिमल्स फाउंड इन द वार्मर एरियाज। सेकंड रूल हमने बेटा डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। एलन्स रूल सिंपली कहता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो बेटा कोल्डर एरियाज में पाए जाते हैं उनके पास जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो बेटा बहुत ही स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू द वार्म ब्लडेड एनिमल्स फाउंड इन द वार्मर एरियाज। क्लियर। उसके बाद बेटा मैंने बोला रेंचन्स रूल, इट इज रिलेटेड टू द बर्ड्स। कोल्डर एरियाज में बर्ड्स की विंग्स नैरो होती है, लेकिन वार्मर एरियाज में उनकी विंग्स नैरो नहीं होती है। फोर्थ वन इज जॉर्डन्स रूल, और जॉर्डन्स रूल में बेटा हमने कहा इट इज रिलेटेड टू द फिशेस। जो कोल्डर एरियाज में फिशेस होती है उनमें वर्टिब्रे का नंबर ज्यादा होता है, और जो वार्मर एरियाज में होते हैं उनमें वर्टिब्रे का नंबर कम होता है बेटा। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए बेटा एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक को बेटा मैं बोर्ड पे लिखूंगा बेटा। ठीक है, ट्रिक पहले मैं लिखूंगा बेटा, बॉब इज इन, एक ट्रिक है मेरे पास, बॉब इज इन एलन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंग, वाइल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंग, या मैं ऐसे लिखूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंकर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंकर्स विंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंकर्स विंग, while Jordan is in, while Jordan is in
failures, while as Jordan is in failures lost wing, failures lost wing। ठीक है बेटा, इस ट्रिक को बेटा समझे। अब मान लीजिए दो स्टूडेंट्स है, एक है बेटा बॉब और दूसरा है बेटा जॉर्डन, और दोनों के दोनों बेटा कहां पे पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं एलन में। ठीक है, अब इसमें जो बॉब है बेटा वो एलन के रैंकर्स स्टूडेंट में आ रहा है, तो इसलिए हमने लिखा यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंकर्स। लेकिन जो जॉर्डन है बेटा वो कहां पे पाया जाता है, उसकी रैंक क्या है? वो फेलियर्स के लास्ट विंग में बेटा प्रेजेंट है। अब इसको बेटा देखिए, बॉब, BOB, बॉब, B बर्गमैन, B देखे बेटा बर्गमैन। ठीक है, किसके रिलेटेड है बेटा? इट इज रिलेटेड टू बॉडी साइज, इट इज रिलेटेड टू बॉडी साइज। ठीक है बेटा, एलन, एलन's रूल, एलन का मतलब एलन's रूल, एलन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ई से लिखे बेटा, इट इज रिलेटेड टू एक्सट्रीमिटीज, ये बेटा एक्सट्रीमिटीज से रिलेट कर रहा है। उसके बाद देखिए बेटा रैंकर्स, रैंकर से बेटा बनेगा आर, रेंचेस रूल, इससे बनेगा बेटा रेंचेस रूल। किससे रिलेटेड है? विंग्स से, बर्ड्स के विंग से बेटा रिलेटेड है, तो हम कहेंगे इट इज रिलेटेड टू बर्ड्स विंग्स। उसके बाद बेटा देखिए जॉर्डन, जॉर्डन जो है बेटा ये तो हम लिखेंगे जॉर्डन's रूल। जॉर्डन's रूल बेटा किससे रिलेटेड है? इज इन फेलियर, एफ बेटा हो गया फिशेस, इज इन फेलियर, एफ बेटा हो गया फिशेस, फिशेस से बेटा ये रिलेट करेगा, फिशेस लॉस्ट विंग से बेटा ये रिलेट करेगा। तो इसमें बॉब, एलन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रैंकर्स, जॉर्डन, फेलियर हैज लॉस्ट विंग, ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक बेटा मुझे बताए, यहां तक सब क्लियर हुआ? तो बेटा हम आगे जाएंगे। हाँ सब, मगर गर्म से पता गर्म कैसे? इस ट्रिक को लिख के रखे। अब बेटा हम नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज वाटर। ये गर्म हो रहे थे, ये थे धड़के। तो चले बेटा अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज वाटर। ठीक है बेटा, टेम्परेचर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है दैट इज वाटर। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था बेटा जो टेम्परेचर है इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, लेकिन अगर हम सेकंड एबायोटिक फैक्टर देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर। तो मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं जो वाटर है इट इज सेकंड मोस्ट, इट इज सेकंड मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर। पॉइंट इसको बेटा कॉपी पे नोट करना, इट इज सेकंड मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर। अगर टेम्परेचर के बाद कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वाटर। वाटर बेटा बहुत ही सिंपल है, अगर वाटर को बेटा देखेंगे हम, ये जो लाइफ है बेटा, लाइफ तो खुद वाटर से बेटा ऑरिजिनेट हुई है। लाइफ इटसेल्फ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वाटर, लाइफ खुद बेटा वाटर से ऑरिजिनेट हो गई है। अगर आपने एवोल्यूशन बेटा पढ़ा होगा इस टाइम ज़ूलॉजी में, तो आप वहां पे देखोगे क्लियरली कि जो लाइफ है दैट इटसेल्फ ऑरिजिनेटेड इन द वाटर। इतना ही नहीं बेटा, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक बॉडी में होती है, या जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बेटा एक ऑर्गेनिज्म में होती है, उनके लिए बेटा वाटर बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब है कि जो वाटर बेटा है ये सस्टेन कर रहा है लाइफ को, इट सस्टेन्स द लाइफ, ये लाइफ को बेटा सस्टेन कर रहा है। ठीक है बेटा, वाटर बहुत ही सिंपल है हमारे पास। तीसरा पॉइंट वाटर के बारे में बेटा, मान लीजिए बेटा अगर कोई एरिया हमारे पास है, कोई एरिया है, जमीन का कोई एरिया है, हम कह रहे हैं बेटा उसमें वाटर बेटा ऑप्टिमम लेवल पे है। क्या है बेटा? ऑप्टिमम। मैं कहूंगा ना ही ज्यादा है बेटा और ना ही कम है, ऑप्टिमम लेवल पे किसी एरिया में बेटा वाटर प्रेजेंट है, अच्छा वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर बेटा ऑप्टिमम लेवल पे प्रेजेंट होगा, अच्छा वाटर प्रेजेंट होगा, तो कॉमन सेंस है ना बेटा, वहां पे प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? वहां पे बेटा प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेटा ज्यादा होगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो एनिमल की प्रोडक्टिविटी क्या होगी बेटा?
एनिमल की प्रोडक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी, और अगर एनिमल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है बेटा तो उस एरिया में बेटा आपको बायोडायवर्सिटी जो बेटा है वो आपको अच्छी मिलेगी। बायोडायवर्सिटी विल बी मोर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई डेजर्ट लीजिए, वहां पे ऑप्टिमम वाटर नहीं होता है तो वहां की डायवर्सिटी बेटा कम होगी। लेकिन आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लीजिए बेटा, वहां पे रेन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा रेन होता है। उसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेटा आप देखोगे वहां पे डायवर्सिटी आपको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आपको कहां पे मिलेंगे? वहीं पे मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्लियर बेटा? अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स है बेटा, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेटा, या मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, जो भी बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं ऐसे डिस्कस करूंगा। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, इनको वाटर के साथ कोई मतलब वाटर के रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे, यानी कि वाटर कम होगा या ज्यादा होगा उससे इनकी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होती है विद द क्वालिटी ऑफ वाटर। इनकी प्रॉब्लम होती है क्वालिटी ऑफ वाटर से, वाटर की क्वालिटी क्या है बेटा, उससे इनकी प्रॉब्लम होती है बेटा। क्लियर? अब वाटर की क्वालिटी जो बेटा है इसको मैं दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा। ये तो डिपेंड करेगा बेटा पीएच पे, कि वाटर में पीएच कैसा होगा, क्योंकि पीएच में बेटा बहुत सारी एंजाइमिक एक्टिविटी होती है। तो हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ द वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक तो हम कह रहे हैं पीएच, दूसरा हम कह रहे हैं केमिकल कंसंट्रेशन। क्या कह रहे हैं बेटा? केमिकल कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर में कोई टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होगा दैट विल बी हार्मफुल टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो मर जाएंगे बेटा वहां पे। तो क्वालिटी ऑफ द वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर ज्यादा पोल्यूटेड होगा तो वहां पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बेटा ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो यहां पे है दैट इज द सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट कंसंट्रेशन यहां पे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा? तो इसी सॉल्ट कंसंट्रेशन पे बेटा मैं यहां पे एक लाइन खींचूंगा बेटा। ठीक है? अगर आपको बताना होगा कि हमारे पास वाटर है उसमें कितनी सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन देखनी होती है तो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं पर 1000, पर पार्ट 1000। हम ऐसे देखते हैं पर पार्ट 1000। मैं इसको समझाऊंगा बेटा, और हर एक चीज को अच्छे से समझे। मैं बार बार कह रहा हूं पर पार्ट 1000, पर पार्ट 1000। चलिए आपके पास यहां पे वाटर बॉडी है, मैं आपसे बोल रहा हूं इस वाटर बॉडी में बताए साल्ट कितना है और साल्ट कितना नहीं है, आप कैसे निकालोगे? ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर हमें वो निकालना होगा हम निकालते हैं पर पार्ट 1000, और पर पार्ट 1000 को लिखते हैं हम बेटा पीपीटी। क्या लिखते हैं बेटा? पीपीटी। ऐसे समझिए आप क्वेश्चन को, पीपीटी। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। क्या है बेटा? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 1000 ग्राम ऑफ वाटर में से 30 ग्राम जो है बेटा दैट इज सॉल्ट। तो इसमें 30 ग्राम बेटा 30 ग्राम बेटा इसमें सॉल्ट है। यानी कि पार्ट्स में अगर देखेंगे कितने पार्ट में बेटा सॉल्ट है। मैं ये भी कह सकता हूं बेटा 40 ग्राम, मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा 60 ग्राम में बेटा सॉल्ट है। ठीक है बेटा? अब इसी पे एनसीईआरटी ने एक डाटा दिया है यहां पे, उस डाटा को बेटा मैं लिखूंगा आपके सामने। अगर इनलैंड वाटर को देखेंगे, अगर बेटा हम इनलैंड वाटर को देखेंगे, इनलैंड वाटर जो जमीन में होता है, इनलैंड वाटर, अगर इनलैंड वाटर को बेटा देखेंगे तो इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? लेस देन 5 पीपीटी, लेस देन 5 पीपीटी। हल्के में नहीं लेना बेटा इसको, क्वेश्चन पूछा जाएगा इनलैंड वाटर की सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है। यही तो वो क्वेश्चंस है जो बेटा नीट में फंसाते हैं। कंसेप्ट आपको नीट में नहीं फंसाएगा, लेकिन जितना भी पोर्शन आपको याद रखना होगा वो पोर्शन आपको नीट में फंसाता है। तो हम कहेंगे इनलैंड वाटर की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी वो होगी 5 पीपीटी। इसी तरह बेटा दूसरा है एनसीईआरटी पे डाटा दैट इज सी वाटर। अगर सी वाटर को बेटा देखेंगे तो उसमें कितनी होगी? सी वाटर में होगी 30 to 35 पीपीटी। पीपीटी मतलब पर 1000 पार्ट में, पर 1000 अगर आप 1000 लोगे तो 1000 में से 30 to 35 होगा। ठीक है बेटा? इसी तरह बेटा हम लेंगे लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज अ लैगून। अगर लैगून में बेटा देखेंगे तो लैगून जो होते हैं बेटा उनमें सबसे ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है, उनमें होती है 100 पीपीटी। 100 पीपीटी बेटा आपको किन में मिलेगी? लैगून्स में। और इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइपरसैलिन कंडीशन। इसको बेटा हम
हाइपरसैलिन कंडीशन का नाम देते हैं। इसके बाद बेटा और एक पॉइंट देखेंगे हम, आपको याद होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर मैंने बेटा ऑर्गेनिज्म्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, वन इज कॉल्ड एज यूरेथर्मल और दूसरा मैंने बताया था बेटा स्टीनोथर्मल। लेकिन यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर, लेकिन वाटर में कितनी सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी, या मैं ऐसे कहूंगा बेटा अगर सॉल्टेड वाटर होगा, या सिंपली बेटा हम वाटर को ही लेंगे, इसको बेटा मैं दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म्स बनाता हूं। एक को मैं बेटा नाम देता हूं यूरोहेलाइन, यूरोहेलाइन, और दूसरे को बेटा नाम देंगे स्टीनोहेलाइन, स्टीनोहेलाइन। अगर यूरोहेलाइन बेटा हम देखेंगे तो मैंने कल भी कहा था यूरोहेलाइन कहेंगे हम वो ऑर्गेनिज्म्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बेटा जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में बेटा रहेंगे, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को बेटा क्या करेंगे, टॉलरेट करेंगे, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। और इसके एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल है सलमान खान, इसके एग्जांपल है सलमान खान। सलमान खान से आप याद रखोगे एक फिश है दैट इज कॉल्ड एज सैल्मन फिश, सलमान फिश बेटा इसके एग्जांपल है। इसी तरह अगर स्टीनोहेलाइन देखेंगे बेटा, इसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है दे कैनॉट टॉलरेट, ये बेटा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, दे कैनॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे कैनॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल है बेटा गोल्ड फिश, इसकी एग्जांपल है बेटा दैट इज गोल्ड फिश। क्लियर बेटा, तो बहुत ही इजी टर्म्स है यूरोहेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने बेटा बोर्ड पे छापी है, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट करेंगे, ये वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल बेटा है सैल्मन फिश और इसकी एग्जांपल है बेटा गोल्ड फिश। यहां तक बेटा मुझे बताए सबको क्लियर है यहां तक? बहुत ही इजी है ये। पार्ट्स पर 1000 लिखना में, पीपीटी पार्ट्स पर 1000। तुझे पता गौरव कैसे? चले बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट कंसेप्ट में दूंगा दैट इज आउट ऑफ द एनसीईआरटी, यहां पे उसको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आपको बेटा ये पता होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा और मैं बेटा देखूंगा कि किस किस बच्चे को आएगा। ठीक है बेटा, चले बेटा, वाटर में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पे बताऊंगा। आप मान लीजिए बेटा मेरे पास दो टाइप्स के फिशेस हैं। एक फिश मेरे पास है जो फ्रेश वाटर में रहती है, पॉइंट को समझना बेटा, एक फिश मेरे पास है जो कहां पे रहती है बेटा, फ्रेश वाटर में रहती है। अगर इस फ्रेश वाटर फिश को मैं बेटा एक मैरीन वाटर में डालूंगा, इसको मैं कहां पे डाल रहा हूं, मैरीन वाटर में डाल रहा हूं, what will happen to the fresh water fish? फिर से सुनना, हमारे पास एक फ्रेश वाटर फिश है बेटा, इस फ्रेश वाटर को फिश में कहां पे डाल रहा हूं, मैं इस फ्रेश वाटर फिश को मैरीन में डाल रहा हूं, what will happen? अब मेरे पास यहां पे एक मैरीन फिश है, क्या है बेटा, एक मैरीन फिश है, और इस मैरीन फिश को बेटा मैं कहां पे डाल रहा हूं, इसको मैं डाल रहा हूं फ्रेश वाटर में। कहां पे डाल रहा हूं, फ्रेश वाटर में। व्हाट विल हैपन बेटा, है क्या होगा इन फिशेस का अगर हम इनको एक्सचेंज करेंगे बेटा, मैरीन को डालेंगे फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर को डालेंगे बेटा मैरीन में। क्या बेटा आप ऐसे कोई स्टूडेंट है जो मुझे एक लाइन में बेटा आंसर देगा कि कौन सी टर्म या यहां पे बेटा क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके 11th के ज़ूलॉजी में भी ये आता है और बहुत जगह पे बेटा ये आता है। दे विल डाई, वेरी गुड। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रेश वाटर विल डाई, अ मैरीनस के गैस, शाबाश। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगी, मैरीन फिश विल सर्वाइव, नो। वुचु क्या छे आंसर छे एक सी वर्ड्स में, सर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगी, क्या होगी,
असली अगर वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगी एंड बोथ विल डाई, दोनों बेटा यहां पे मर जाएगी। लेकिन थोड़ा देखेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा देखेंगे हम बेटा ये क्यों मर जाएंगी और इनमें क्यों ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है बेटा, तो जरा गौर से देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं यहां पे फ्रेश वाटर है, क्या है बेटा, ये फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर में बेटा हमारे पास एक फिश है। फिश टैगर में बनाऊं गोड़ कहीं तो मैं कड़ो जड़ा व्यवसाय असल बनी यो से तब बोन कुन वालू। तो ये मान लीजिए बेटा ये एक फिश है और ये कहां पे है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में है। पहले फ्रेश वाटर की बात करेंगे बेटा। अगर फ्रेश वाटर को देखेंगे तो फ्रेश वाटर में बेटा साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, अरे साल्ट कंसंट्रेशन बेटा फ्रेश वाटर में नहीं होगी, हम कहेंगे ऑलमोस्ट जीरो होगी। अगर आपने ऑस्मोसिस का कंसेप्ट सुना होगा बेटा, थोड़ा मैं बताऊंगा यहां पे, अगर आपने नहीं सुना होगा तो फिर से देखना बेटा, फिर से पढ़ना। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा मेरे पास से एक वाटर है और इसमें बेटा वाटर, एक गिलास है बेटा और इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बेटा, सिंपल तरीके से समझाएंगे। मैंने इसमें क्या डाला, NaCl, मैंने इसमें बेटा डाला NaCl। ठीक है, जब मैं इसमें NaCl बेटा डालूंगा, व्हाट विल हैपन, ये वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए बेटा सोडियम के साथ बाइंड हो गया, ये क्लोरीन के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, इसी तरह जब मैं और इसमें NaCl डालूंगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा इन आयन्स के साथ बेटा ज्वाइन होंगे, सोडियम के साथ क्लोरीन के साथ। ठीक है, आप समझना मेरी बात। अगर में ये हाथ वाटर मॉलिक्यूल है, हाथ वाटर मॉलिक्यूल, मगर मे त्रो यथ मज कम से कम 15 NaCl ना इत लगभग मे त्रो 25 NaCl, क्या त्रो 25 NaCl। तो ये मोन्यू आख सोडियम बाइंड गसान अकिस वाटर मॉलिक्यूलस, आख क्लोरीन बाइंड गसान अकिस वाटर मॉलिक्यूलस। अगर मैं 15 NaCl त्रो ना गोबरा, कॉमन सेंस वाटर मॉलिक्यूल्स कत हाथ गो 15 NaCl कचन वाटर मॉलिक्यूल करे बाइंड, वो NaCl करा अकिस, क्लोरीन करा 20। हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, NaCl अकिस, क्लोरीन करा अकिस। ठीक है, सो बोन 50 वाटर मॉलिक्यूल जो यहां पे होंगे दैट विल बी बाउंड, 50 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे बाउंड होंगी। 50 वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा आयन यानी कि सोडियम और क्लोरीन के साथ बाउंड रहेंगे, और यहां पे फ्री वाटर बेटा हमारे पास रहेगा, दैट विल बी 50 वाटर मॉलिक्यूल्स, 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज एक्चुअली द कांसेप्ट ऑफ द ऑस्मोसिस हियर। ठीक है, लेकिन मैं अब इसको ज्यादा अप्लाई यहां पे नहीं करूंगा, मैं सिंपली यहां पे बताऊंगा बेटा कि जो फ्रेश वाटर होगा ना, फ्रेश वाटर जो होगा बेटा, उसमें इस फिश के अंदर बेटा जो वाटर होगा ना वो ज्यादा होगा, फ्री वाटर, या मैं यूं कहूंगा बेटा फ्री वाटर इसके अंदर बेटा ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर की तरफ साल्ट कंसंट्रेशन बेटा कम है। लेकिन जब इस फिश को बेटा हम कहां पे डालेंगे, मैरीन में डालेंगे। मैरीन में मुझे बताए बेटा क्या होगा, मैरीन में यहां पे बेटा साल्ट कंसंट्रेशन वाटर में ज्यादा होगी, और आप किसको, इसमें फ्रेश वाटर फिश को बेटा इसमें डाल रहे हो, बाहर की तरफ साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। समझना मेरी बात, इस फिश के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो मुझे बताए वाटर की मूवमेंट कहां से होगी, वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इस फिश के अंदर बेटा फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन कम होगी अंदर, तो वाटर बेटा बाहर निकलेगा, वाटर बेटा यहां से फिश से बाहर निकलेगा। जब फिश से बेटा वाटर बाहर निकलेगा उसको बेटा हम कहेंगे कि इसकी डिहाइड्रेशन होगी और अल्टीमेटली बेटा इसकी डेथ होगी, और इसी को बेटा हम कहते हैं देयर विल ऑकर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा अब हमारे पास है एक मैरीन फिश, क्या है बेटा, अब हमारे पास है मैरीन फिश। अगर मैरीन फिश हमारे पास है ना, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, इस मैरीन फिश में बेटा अंदर की तरफ से साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या अंदर की में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, एक्चुअली फ्री वाटर ज्यादा आसान क्या, ये सोल्यूशन आसान, कंसंट्रेटेड वाटर आसान, मगर ये साथ फ्रेश वाटरस मज त्राहन, फ्रेश वाटरस मज क्या गई, साल्ट कंसंट्रेशन आस कम या आस कहीं। ठीक है, कोई योर क्या साल्ट कंसंट्रेशन आस ज्यादा, मगर फ्रेश वाटरस मज साल्ट कंसंट्रेशन कम। ये क्या गई कम गोबर म्योन, ओ सॉरी बेटा, एक बार फिर से देखिए, फ्रेश वाटर में बेटा यहां पे साल्ट कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो यहां पे एंड एनाड्रोमस फिशेस, ये लास्ट पॉइंट है बेटा इसमें, वो फिशेस जो बेटा कहां पे रहेगी, जो बेटा फ्रेश वाटर में भी रहेंगी और साल्ट वाटर में भी रहेंगी, उनको बेटा हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज
कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस फिशेस। तो एक है हमारे पास कैटाड्रोमस और दूसरा हमारे पास है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस। ठीक है बेटा, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस। जो कैटाड्रोमस होती है बेटा, इट लिव्स इन द फ्रेश वाटर। आप इसको देखोगे बेटा, ये फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन जब इसका स्पॉनिंग का टाइम आता है, स्पॉनिंग, जब इसका स्पॉनिंग का टाइम आता है, देन इट मूव्स टू द मैरीन वाटर। ये बेटा मैरीन वाटर में बेटा मूव करती है। इसी तरह बेटा एनाड्रोमस फिश बेटा मैरीन वाटर में रहती है। कहां पे रहती है? मैरीन वाटर में। लेकिन जब स्पॉनिंग होगी बेटा, इट विल मूव टू द, ये बेटा मूव करेगा फ्रेश वाटर में। इट विल मूव टू द फ्रेश वाटर। क्लियर बेटा? ये बेटा फ्रेश वाटर में मूव करेगा। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको ज़ूलॉजी में 11th की फिजियोलॉजी में एक जगह मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे यूनिट का नाम नहीं आता है। यूनिट का नाम है शायद एक्सक्रीशन में बेटा, ये मैंने पढ़ा है और वहां पे बेटा ये अप्लाई होता है। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्या होती है इनकी। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने दूसरा फैक्टर क्लियर किया, दैट इज वाटर। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताए आपने नोट डाउन किया और क्लियर हुआ? अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताए। या बेटा एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस